हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में बिहार बोर्ड में पूछे गए 2020 एंड 2019 के क्वेश्चन का वन बाय वन एनालिसिस। तो बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं एग्जाम की तैयारी लेकर एसखान सर का नाम। तो गाइस, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखा जाए तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है वीडियो को पॉज करना, इन सारे क्वेश्चन को बनाना और वन बाय वन हम लोग आंसर पे डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। तो वीडियो को पॉज से हटाओ, मतलब आगे आंसर हम लोग मिलाते हैं। चलते हैं गाइस। बॉक्साइट जो है वो ओर्स होता है एल्यूमिनियम का। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। बॉक्साइट इज एन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फिर से हलवा वाला क्वेश्चन, और ये हलवा और चटनी क्या है देखते हैं। तो कहता है मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि मिनरल्स का कौन सा फॉर्म है जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल आपको याद रखना, ओर्स। ओर्स मेटल मिनरल्स का वो फॉर्म्स है जिसमें मेटल्स ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फ्यूरेंस। ये आप देख रहे हो, ये ब्लास्ट फ्यूरेंस कहला रहा। अब इस ब्लास्ट फ्यूरेंस में है क्या? इस ब्लास्ट फ्यूरेंस में ये है कि हम लोग आयरन ऑक्साइड को इसके अंदर डालते हैं, Fe2O3। जैसे आयरन ऑक्साइड को डालते हैं साथ में कोक भी डालते हैं, मतलब कार्बन वाले सब्सटेंस। ये कार्बन जब जलता है तो कार्बन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ? आयरन ऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मेनली यहां पर कार्बन का मतलब है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड करके बाहर निकाल दे। कहां से? आयरन से। तो हम कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फ्यूरेंस। दिस इज द ब्लास्ट फ्यूरेंस। तो ब्लास्ट फ्यूरेंस में हम लोग करते क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल के हमें प्योर आयरन मिले। ये समझ में आ गया गाइस? चलो आते हैं। देखा जाए तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपको बन सकते हैं। और आपको समझना है यहाँ पे एक एक लाइन इस क्वेश्चन का, क्योंकि यही लाइन अगले भी क्वेश्चन में यूज होगा, बशर्ते थोड़े से प्रोसेस डिफरेंट बनेंगे, लेकिन बेसिक आपका यहां से बनेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिंक का एक्सट्रैक्शन आप कैसे करेंगे। तो जिंक का एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ओर्स के बारे में जान रहे हैं कि ओर्स क्या है जिंक का। तो जिंक ब्लेंड जो है वो चीफली ओर्स होते हैं किसके? जिंक के, जिसमें सबसे ज्यादा जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखा जाए तो ये आप ओर्स भी देख रहे हो जो बड़े बड़े लम्स में है। अगला काम क्या होगा आपका कि गाइस इस लम्स को आप पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। दैट इज कॉल्ड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जब आप जमीन से ओर्स को निकालोगे तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में बनाना है। कहता है क्रस्ट एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स इन द पाउडर्ड फॉर्म। तो ये 2 लाइन आप याद रखोगे कि जो ओर्स निकाले गए हैं उसको हम पाउडर्ड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं गाइस। नेक्स्ट इसके बाद क्या कहता है अगला, वो है कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कोई ग्रेविटी सेपरेशन होता है, कोई हाइड्रोलिनिक वॉश होता है, कहीं पे फोर्स फ्लोटिंग प्रोसेस होता है, तो कहीं पे मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, और कहीं पे लीचिंग होता है। तो यहां पर हम लोग जो जिंक के लिए यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं फोर्स फ्लोटिंग प्रोसेस। और ये फोर्स फ्लोटिंग प्रोसेस को आपने इससे पहले भी देखा होगा किसमें? हमारे शॉर्ट्स वाले वीडियोस में। जनरली वही प्रोसेस मैं समझाने जा रहा हूं, लेकिन किसके लिए? जिंक ब्लेंड के लिए। पाउडर्ड ओट इज मिक्स विद वाटर, मतलब जो पाउडर्ड ओट्स को आपने बनाया है उसको आप यहाँ इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पाइन ऑयल डाल देंगे। ऊपर की तरफ पाइन ऑयल है और नीचे की तरफ कौन है? वाटर। जनरल मिनरल्स जो भी होंगे जिसमें मेटल्स होगा वो पाइन ऑयल के साथ मिलकर झाग बना देगा, लेकिन बाकी जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, गैंग पार्टिकल्स कहने का मतलब यहाँ पे गाइस हो गया इंप्योरिटीज। मतलब यहाँ पे जो भी इंप्योरिटीज होगी वो वाटर के साथ ही डिसॉल्व हो जाएगी, और जितने भी मिनरल्स होंगे वो किसके साथ? ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगे और एक झाग की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। झाग को हम लोग बोलते हैं फ्रॉथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉथ। आगे कहता है अ रोटेटिंग पैडल मिक्सचर एंड ड्रॉ एयर पास आउट करेंगे, और नीचे की तरफ पैडल होगा जो बार बार घुमाएगा ताकि जो पाउडर्ड है वो मिक्स हो जाए।
आगे कहता है फॉर्म फ्लोट विद द मिनरल पार्टिकल्स, ऊपर जो फ्रॉथ बना है वो उसके अंदर मिनरल पार्टिकल्स है। नेक्स्ट क्या कहता है, द फ्रोथ इज लाइट एंड स्किम्ड ऑफ, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे मतलब प्यूरिफाइड करके। इट इज देन ड्राई एंड रिकवर द पार्टिकल्स, और उसको फिर हम सुखा देंगे। सुखाने के बाद जो हमें इसमें मिलेगा वो उसके अंदर क्या होगा, मिनरल पार्टिकल्स होगा, दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वैसे आपको पहले भी मैंने बता दिया है, लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद हम लोग करते क्या। नेक्स्ट प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। और इस स्मेल्टिंग प्रोसेस में आप देखोगे तो हम लोग इसको काफी हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं, यहाँ 1100 डिग्री सेल्सियस है विद अ कार्बन। इसी प्रोसेस को कहते हैं आप स्मेल्टिंग। ध्यान से बात समझना, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो जिंक के साथ अटैच्ड है वो क्या है, सल्फर है। इस जिंक के साथ जो सल्फर है उसको ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे, और जैसे रिएक्शन कराओगे सल्फर तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल गया, साथ में जिंक भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड। अब अगला जो टारगेट हमारा स्मेल्टिंग में होगा कि हमको इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव्ड कराना है, तो हम इसमें सहारा लेंगे कार्बन का विद अ हाई टेम्परेचर, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्मेल्टिंग। रोस्टेड जिंक इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस, इज देन प्रेजेंस ऑफ कोक्स, कोक्स मतलब जिसमें कार्बन। At that temperature, zinc oxide is reduced and carbon monoxide is formed from the carbon source. The carbon monoxide react with zinc oxide to form carbon dioxide. सिंपल सा रिएक्शन है, कैसे आप देखो रिएक्शन आपको खुद समझ में आ जाएगा। देख के समझ गए? नहीं, समझा देते हैं। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के दरमियान आप क्या देख रहे हो, रोस्टेड ओर्स इज हीटेड विद द कार्बन, मतलब जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ पहले रिएक्शन किया, चलो कार्बन मोनोक्साइड बना दिया, जिंक बन गया। और भी जो बचे हुए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड भी उसके साथ रिएक्शन करके बोलेगा ऑक्सीजन लॉ, मतलब ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और आपका जो रिमेन बचेगा वो जिंक मेटल बनेगा। लेकिन जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे स्मेल्टिंग करने के बाद, तो आप क्या देखते हो कि जो जिंक है वो 100% अभी प्योर नहीं है, उसमें इंप्योरिटीज है मौजूद, और जो इंप्योरिटीज मौजूद है उस जिंक वाले को हम नाम दे रहे हैं स्पेल्टर। कितना परसेंट उसमें जिंक होगा, 97%। 3% इंप्योरिटीज है, और ये 3% इंप्योरिटीज निकालने के लिए हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कौन सा, डिस्टिलेशन। आपका प्रोसेस कंप्लीट, किसका प्रोसेस कंप्लीट, जिंक के एक्सट्रैक्शन का। वैसे देखा जाए तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर का भी एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डील करूंगा ही करूंगा, और बोर्ड में आपसे 5 नंबर के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं यहां से। चलिए एक प्यारा सा स्मेल के साथ आप क्या करोगे कि इसका स्क्रीनशॉट लोगे, और इसके बाद का एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। नेक्स्ट इसी में 4th का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ डज इट रिएक्ट विद कौन सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन, जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। ज्यादातर बच्चे गलती करके निकल जाते हैं कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होने जा रहा। यहां पे एक वर्ड यूज किया है, दिस इज कॉल्ड कॉन्क। कॉन्क का मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और याद रखिएगा जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो जो आप सोच रहे हो वो तो होगा ही, मतलब जिंक सल्फर के साथ रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देगा, और सेम कंडीशन पे अगर आप देख रहे हो तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेगा एंड दे फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे, आप रिएक्शन यहां पे देख लो, ये ज्यादा बेहतर है, मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। क्या समझाया कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा, लेकिन कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी जिंक रिएक्शन करता है जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। मतलब ये 2 मार्क्स का छोटा सा रिएक्शन बस आपको समझना था कि आंसर में क्या लिखना है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, वो समझते ही नहीं है कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, डायरेक्ट बना देते हैं ZnSO4 प्लस H2 गैस। जनरली उनके दिमाग में क्या है कि 10th वाला ही क्वेश्चन पे हमें आंसर बना देना है, और वो क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, इस बेस पे वो आंसर बना देते हैं, जो आंसर गलत हो जाता है। खैर आप लोग अब गलती नहीं करोगे, समझ गए कौन सा, कौन सल्फ्यूरिक
एसिड। वैसे देखा जाए तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में बहुत सारे रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा रिगार्डिंग दिस, तो आपको बहुत आसान तरीके से रिएक्शन समझ में आएगा, याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, हो गया गाइस। नेक्स्ट आते हैं 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर, और इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा टाइम टेकन ज्यादा है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ये 6 क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। तो इस टिक टिक से आगे बढ़ते हैं और आंसर 1 बाय 1 मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, मतलब कॉपर को अगर आपको प्यूरिफाइड करना है तो इसके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करोगे, जोन रिफाइनिंग, क्रोमैटोग्राफी या नॉन? तो सिंपल सा आंसर है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। पहला इलेक्ट्रोड्स जो प्योर होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड्स इम्प्योर होता है। देखा जाए तो कौन सा प्योर कौन सा इम्प्योर, यहां आप समझें अलग से। ये हमने क्या ले लिया? ये हमने ले लिया इम्प्योर कॉपर, और यहां पर ले लिया प्योर कॉपर। इसमें इसको हमने कैथोड बना दिया, इसको हमने एनोड बना दिया, और दोनों को कनेक्ट कर दिया। किससे? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। एंड देन यहां पर हमने सॉल्यूशन डाल दिया किसका? कॉपर सल्फेट का। तो मान लो Cu2+ आयन है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, ये Cu2+ पहुंचेगा कैथोड के पास और अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा के कॉपर में चेंज कर देगा। मींस की ओवरऑल रिएक्शन में यहां लिखूं Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन जैसे ये कॉपर यहां से रिमूव्ड किया है, तो आप यहां देखोगे कि ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स में जो प्योर फॉर्म होगा कॉपर का, वो फिर से कॉपर आयंस में चेंज हो जाएगा। और अगर इसके आसपास कोई इंप्यूरिटीज है तो वो सारी इंप्यूरिटीज नीचे की तरफ गिरती चली जाएगी, और टोटल का टोटल कॉपर यहां आकर धीरे 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 डिपॉजिट होता चला जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहां आप ध्यान दोगे तो यहां पर जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ सेटल हो रहे हैं, और मेटल सबसे पहले कॉपर आयंस में चेंज कर रहा है। आयंस में चेंज करने के बाद वो डिपॉजिट हो जा रहा है कहां? प्योर कॉपर में। और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो सर डायरेक्ट बोलिए ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इतना डायरेक्ट बोलना होता तो मैं गैस पेपर ही आपको भेज देता कि बेटा गैस पेपर आप देख लो, ठीक है। बट हमारा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं किसके ऊपर? चीफ ओर ऑफ आयरन। आयरन के कौन कौन से ओर्स है? तो जवाब है ऑल। और इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा आंसर आपको बताना चाह रहा हूं, मतलब एक ट्रिक्स देना चाह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और वो ट्रिक्स में सबसे पहले तो आप इनको जान ही रहे हो, हेमा मालिनी जी, और इनका नाम जो है वो आप वाकिफ हो नाम से। दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम है सिडनी। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेमा मालिनी। तो हेमा वर्ड से हेमेटाइट, मालिनी वर्ड से मैग्नेटाइट। हेमा मालिनी से हेमेटाइट मैग्नेटाइट। ये जो है वो घूमने चली गई। कहां चली गई घूमने के लिए? सिडनी चली गई घूमने के लिए। तो सिडनी गई, दैट इज कॉल्ड सेडेराइट। तो कौन गई घूमने के लिए सिडनी? तो हेमा मालिनी जी गई घूमने कहां? सिडनी। वैसे देखा जाए तो शोले फिल्म का ये फोटोज है, काफी फेमस मूवी है, आपको पता है, आपने देखा भी होगा, बट डजंट मैटर। मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, वरना एक्टिंग करके मैं दिखाता। लेकिन फिलहाल तो अभी हेमा मालिनी जी कहां गई घूमने के लिए? सिडनी। तो हम कह सकते हैं हेमा मालिनी कहां गई हैं घूमने के लिए? सिडनी। मतलब आपको याद हो गया ओर्स। किसका ओर्स याद हो गया? आयरन के कितने ओर्स है? हेमा हेमेटाइट, मालिनी मैग्नेटाइट। कहां गई थी घूमने? सिडनी, दैट इज सेडेराइट। तो आंसर क्या हो गया? ऑल। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा ही हमको आता है, उससे ज्यादा तो आता नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। कहता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर्स मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। उसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। जब कभी भी हम किसी ओर्स को, मतलब ओर्स में क्या मेटल्स को हम लोग एक्सेस ऑफ एयर में मतलब गर्म करेंगे, कितना गर्म करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट्स के हिसाब से, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या?
रोस्टिंग। वैसे आपको ये टर्म याद रखना है, रोस्टिंग याद रखना है, कैल्सिनेशन याद रखना है, स्मेल्टिंग याद रखना है, छोटा छोटा डिफिनेशन याद रखना है, हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनाएगा। खैर आगे के बारे में बात कर रहे हैं, आगे अगर डिफिनेशन आएगा तो मैं डिफिनेशन भी आपको बता दूंगा, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग के बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा रहा अगला। What is the advantage of using cryolites in the electrolytic reduction of aluminium? This one is a cryolite. जनरली जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करोगे तो एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किया जाता है। तो जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो लेस कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसमें हम क्रायोलाइट्स, दैट इज आल्सो अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस हम उसमें मिक्स करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी और इंप्रूव्ड हो जाए। क्या चीज इंप्रूव करने के लिए, कंडक्टिविटी इंप्रूव्ड कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रायोलाइट का। क्या कहता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर मिक्स्ड क्रायोलाइट, इस कारण हम क्रायोलाइट्स मिला देते हैं ताकि एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट पहले कम हो जाए। The aluminium is reduced their melting point and increase the electrical conductivity of aluminium, और साथ में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? आगे क्या कहता है उस बात को आप समझेंगे इस क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, BOD एंड COD। BOD स्टैंड फॉर द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD स्टैंड फॉर द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये BOD क्या है? इस BOD में अगर हम देखते हैं तो ये हमें जो दिख रहा है ये क्या है, ये सीवेज है, और सीवेज कहते हैं नाले के गंदे पानी को। इस नाले के गंदे पानी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, खपत करने के लिए उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, और जब वो माइक्रोब्स ग्रो करता है तो वो माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन उसको डाइजेस्ट कर पाता है। जितनी मात्रा उसमें BOD की होगी उतना ज्यादा ये वाटर पॉल्यूटेड होगा। ये देखो ये लड़की चेक कर रही है कि इस सीवेज के अंदर कितनी मात्रा है, और क्यों चेक कर रही है नाले का पानी, क्योंकि ये नाले का पानी कहां जाता है, हमारे नदी में, और ये नदी अगर गंदा होगा तो उसमें जितने भी एक्वाटिक है, मतलब मछली वगैरह, या उससे जो एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह हो रही है, या कोई एनिमल्स उस पानी को पीता है तो उसके अंदर वो सारे माइक्रोब्स उसके अंदर चले जाएंगे, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होगा। तो हम कभी भी पानी की गंदगी नापने के लिए हम चाहे तो BOD का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास COD का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय BOD एंड COD, क्या समझते हैं हम BOD से एंड COD से। BOD स्टैंड फॉर द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन नीड बाय aerobic bacteria. This is called the aerobic biological organism, that is bacteria, to break down the organic matter present in the water sample. मैंने अभी आपसे जस्ट कहा कि सीवेज वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, और ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा। क्लियर? दूसरी चीज आते हैं COD, दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्टैंड फॉर द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड is the total measurement of all chemicals in the water that can be oxidized. Clear? तो BOD आपको समझ में आ गया, COD आपको समझ में आ गया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब वाटर की के अंदर कितना ज्यादा गंदगी है उसको चेक करने के लिए हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है BOD। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2019 के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन काफी लंबा होने जा रहा है कि एल्यूमिनियम से आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको, बॉक्साइट को। इससे पहले हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था जिंक को, आई होप सो आपको याद हो गया होगा। तो थोड़ा बहुत प्रोसेस हमारा यहां से मैच करेगा, थोड़ा बहुत प्रोसेस क्या, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा ही मैच करेगा। सबसे पहले बात करते हैं द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। चीफ ओर्स एल्यूमिनियम का कौन है, बॉक्साइट। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था उसमें भी हम लोगों ने टिक आउट किया था कि बॉक्साइट इज एन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम नॉट द जिंक। चलो अगली बात पे आते हैं। तो ये ओर्स हो गया, किसका ओर्स है, ये बॉक्साइट का ओर्स है। फिर से जैसे ही हम इस ओर्स को निकालेंगे तो ये बड़े से लम्स में होगा।
अगला काम क्या करना तो सर हमको पता है क्या पता है कि इसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके इसको पाउडर फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो दो प्रोसेस सबसे आसान, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओट्स क्रश्ड अंडर द ग्राइंडिंग टू मेक द पाउडर ओट्स। क्लियर? चलो, इस पाउडर ओट्स को बनाने के बाद अगला प्रोसेस है हमारा कंसंट्रेशन का। लेकिन आप ये देख लो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो करेंगे उसके लिए हम दो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्साइट ओर्स में दो तरह की इंप्योरिटीज होगी। एक है आयरन ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, और दूसरा क्या है? सिलिका। सबसे पहले हम इस सिलिका वाले इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है? हमें एक्सट्रैक्ट करना है एल्यूमिनियम। उस एल्यूमिनियम के साथ सिलिका भी है एज इंप्योरिटीज, उसके साथ आयरन ऑक्साइड भी है एज इंप्योरिटीज। तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, चाहिए क्या? एल्यूमिनियम। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं, और ग्रेविटी सेपरेशन करने के बाद हम इसमें रिमूव कर देते हैं सिलिका, रिमूव हो गया। और देन आफ्टर मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ये दोनों करते कैसे हैं इस चीज को आप देख लो। सबसे पहले यहां पर देखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कहता है द बॉक्साइट ओर कंटेन फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका एज अ इंप्योरिटीज। बॉक्साइट में दो तरह की इंप्योरिटीज होगी, सिलिका ऑक्साइड और साथ में क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। कहता है इट इज फर्स्ट कंसंट्रेटेड बाय द ग्रेविटी सेपरेशन फॉर सिलिका इंप्योरिटीज। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन से हम सिलिका इंप्योरिटीज को बाहर करते हैं, और दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन से फेरिक ऑक्साइड इंप्योरिटीज को बाहर निकालेंगे। कैसे? ध्यान देना, पाउडर ओट्स नीचे की तरफ गिर रहा, ठीक है, और ये पाउडर ओट्स जैसे नीचे की तरफ गिरेगा, आगे से हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं, एयर का प्रेशर लगा रहे हैं, तो सिलिका एज अ इंप्योरिटीज उड़ जा रहा है। अब जो हेवी चीज है वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएगा। जैसे इन द सेंस यहां से पार्टिकल्स गिर रहे हैं, और यहां पे एक बहुत बड़ा सा फैन चला दो, जितने भी हल्के पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? यहां फ्लो कर जाएंगे आराम से। जैसे ये यहां से फ्लो करेगा, बाकी जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएगा। जनरली इसके बाद क्या था कि नेक्स्ट प्रोसेस है, करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या कर देंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। और ये मैग्नेटिक सेपरेशन में हम करते क्या? पाउडर ओट्स को हमने यहां से डाला, ये दोनों व्हील है जो मूव कर रहा, और इस व्हील के ऊपर ये पार्टिकल्स आता है कौन से फॉर्म में? पाउडर फॉर्म्स में। लेकिन इसमें एक चीज है, जो यहाँ पे पैडल हम लगाए हैं, ये मैग्नेट का बना हुआ पैडल। अब ये मैग्नेटिक पैडल क्या करेगा कि उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल्स है वो काफी देर तक उसमें चिपके होंगे, लेकिन जो विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला है वो आगे की तरफ गिर जाएगा, मैग्नेट वाला ज्यादा देर चिपका रहेगा, जब तक ये व्हील्स नीचे की तरफ आएगा फिर वो सेपरेट होगा। तो आगे वाले में नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस सेपरेट हो रहा, और इसमें मैग्नेटिक वाले सब्सटेंस सेपरेट हो रहा है। मतलब आप यहां पे तो आराम से समझ गए कि सिलिका इंप्योरिटीज हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से करेंगे, तो दूसरी इंप्योरिटीज जो है फेरिक ऑक्साइड, उसका हम लोग सेपरेशन करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन से। आई होप सो यहां तक का ये दो प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा, और तीसरा प्रोसेस क्या है वो भी आप देख लो। नेक्स्ट है बाबू बेयर्स प्रोसेस एंड हेलहोल्ट्ज प्रोसेस। मैं बेयर्स प्रोसेस के बारे में क्या बताऊं, इससे पहले 2022 वाले क्वेश्चन में भी हमने इसको डील किया है कि बेयर्स प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग किस तरह से रिएक्शन करा करके उसको एक्वस स्टेट में बनाते हैं, और एक्वस स्टेट को फिर से सेपरेट कर लेते हैं कहां से? इम्प्योर सब्सटेंस से, और फिर उसको रिएक्ट करा करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। कैसे? आपको याद होगा, अगर आपके सामने ये बेयर्स प्रोसेस आ जाए तो याद आ रहा है कुछ क्या? बहुत कुछ याद आ रहा होगा। अगर आपने 2022 वाले क्वेश्चंस को देखा है तो आपका ये आंसर वही है, कुछ और नया नहीं आने वाला। मतलब अगला प्रोसेस आप बेयर्स प्रोसेस करने वाले हो, किसमें? तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है बेयर्स प्रोसेस के बाद हेलहोल्ट्ज प्रोसेस। इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हेलहोल्ट्ज प्रोसेस खत्म, आपका प्यूरिफिकेशन खत्म, और ये 5 मार्क्स का है, ये आप याद रखेंगे, और इस बार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिक्स किया जाता है किसके साथ? कैल्शियम फ्लोराइड के साथ। अभी आपने क्रायोलाइट्स पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, क्रायोलाइट्स वर्ड को मैंने इस्तेमाल किया था कि हम लोग क्रायोलाइट्स मतलब एक केमिकल सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जिसके कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। यहां हमारा एम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने का।
which result in lowering the melting point and increase its ability to conduct electricity. This is a cryolites. कैल्शियम फ्लोराइड यहाँ पे क्रायोलाइट्स हुआ। नेक्स्ट कहता है द कार्बन लाइनिंग एक्ट एज अ कैथोड एंड ग्रेफाइट एक्ट एज अ एनोड। ये क्या है कैथोड, ये क्या है एनोड। हॉल हॉट्स प्रोसेस में आप देख रहे हो कि ये बड़े बड़े ब्लैक रॉड है, सही है, जो कार्बन के बने हुए हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही होता है, लेकिन अगले तरफ ग्रेफाइट का लाइनिंग टैंक। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि इसमें चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, इसमें चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, इसमें निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे गाइस पॉजिटिव है, मतलब इन सब में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है और इधर नेगेटिव। इसमें आपने डाला क्या, आपने डाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, इसलिए हमने क्रायोलाइट्स मिलाया ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और जैसे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो ये एल्यूमिनियम Al3 प्लस में ऑक्सीजन O2 माइनस में डिसोसिएट करेगा, O2 माइनस में। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव किस इलेक्ट्रोड्स के पास जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाएगा। और जाने के बाद ये ऑक्सीजन इसमें मौजूद कार्बन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और जैसे रिएक्शन करेगा तो चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड बने, और ये बबल्स के फॉर्म में जो निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है यहां से, ये जो बबल्स यहां से निकल रहा है यही रिएक्शन करके ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जा रहा। चलिए ऑक्सीजन सब तो रिमूव हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हो गया, कार्बन के साथ रिएक्शन करके निकल गया एनोड के पास से। लेकिन बारी रही किसकी, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम आएगा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के पास, और जैसे ही आएगा Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा क्या, एल्यूमिनियम। और जैसे ही एल्यूमिनियम बनेगा सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूशन से ज्यादा हेवी वेटेड आएगा, और जैसे ही एल्यूमिनियम यहां ग्रेफाइट पे आके बना, ये सारा एल्यूमिनियम नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएगा, और आप देख भी पा रहे हो कि एल्यूमिनियम नीचे की तरफ सेटल्ड होकर बाहर निकाला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड हॉल हॉट प्रोसेस। आगे एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूं, तो कहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स विद कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज कॉल्ड क्रायोलाइट, जो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। अगला, कार्बन लाइनिंग एक्ट एज अ कैथोड एंड ग्रेफाइट एक्ट एज अ एनोड। कार्बन यहाँ पे जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का, और दूसरा काम क्या कर रहा, एनोड का। एक मिनट गाइस, गलती हो गया यहाँ पे, इसको सुधार सकते हो कि ग्रेफाइट यहाँ पे काम कर रहा है कैथोड का, नहीं, ग्रेफाइट एक्ट एज अ कैथोड, इसको सुधार लेंगे आप। ग्रेफाइट कैथोड का काम करेगा और कार्बन लाइनिंग एनोड का काम करेगा। करेक्शन दीज क्वेश्चन, करेक्शन कर लो। द कार्बन लाइनिंग एक्ट एज एनोड एंड ग्रेफाइट एक्ट एज अ कैथोड। अगले बात में आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द एनोड, द ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से जो निकल रहा वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक मेरी बात समझ में आई। कौन सा प्रोसेस, हेल-हॉट प्रोसेस। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी आगे का प्रोसेस बचा हुआ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब ना आगे बढ़ते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगले ही पैटर्न में इसको आगे हम लोग देखते हैं, हेल-हॉट प्रोसेस को क्या कहता है। When electricity is passed carbon electrodes, oxygen is formed at the anode, ऑक्सीजन बनेगा। These oxygen react with carbon monoxide and carbon dioxide, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बना करके निकल जाएगा। Aluminium are created in the adverse form, the aluminium oxide, and then sink down because they are heavier than cryolytic solution. Then liquid shaped of the aluminium that is sunk to the bottom. जैसे ही एल्यूमिनियम बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एल्यूमिनियम नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का के अंदर एल्यूमिनियम बन रहा वो हेवी वेटेड है, और सारा हेवी वेटेड नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएगा। आगे क्या कहता है, इसी चीज को आप देख ही रहे हो, अभी जस्ट मैंने समझाया। एक रिएक्शन देख लेना, ओवरऑल रिएक्शन क्या है। कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें चेंज हो जा रहा है, एल्यूमिनियम में। वही आप दूसरा देखोगे कि एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का तो इलेक्ट्रोड्स है ही, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फर्दर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो
ये लास्ट टॉपिक था, मतलब लास्ट था जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड था, कौन सा हेल्महोल्ट्ज प्रोसेस। यहाँ तक आपने लिख दिया, मतलब स्क्रीनशॉट भी ले लिया, लिख भी लिया, तो आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।